हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ विकास परख सितंबर महीने का 2021 का। तो ये हम लोग आज देखने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और साथ में जो भी इस चैनल में नया, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो हम लोग जल्दी से चलते हैं टॉपिक की ओर। तो इसमें बताया गया है शुरू में कि तालिबान के हाथों अफगानिस्तान। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि पिछले एक महीने से न्यूज़ में पूरा चल रहा है कि मतलब तालिबानी कैसे आतंक मचा रहे हैं, अफगानिस्तान में पूरा कब्जा करते जा रहे हैं। अब तो हाल की बात करें तो पूरा हवाई अड्डे तक को, पूरा जो वहाँ का हवाई अड्डा है उसको भी अपने कब्जे में ले लिए हैं। तो उसमें हम लोग देखते हैं। तो इसमें बताया गया कि सोमवार रात को अमेरिका का आखिरी विमान अफगानिस्तान से रवाना हो गया, सोमवार को, अभी हाल ही में। इसके साथ ही 20 साल लंबा उसका जो अभियान खत्म हुआ और काबुल हवाई अड्डे पर तालिबान ने नियंत्रण कर लिया, जिसने हाल ही में अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर लिया। 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल में प्रवेश किया था और उसके बाद ही काबुल हवाई अड्डे पर लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया था जो देश छोड़कर जाना चाहते थे, क्योंकि उन लोग के उपद्रव, आतंक को देखकर लोग इधर से उधर भागने लगे। आप लोग अगर न्यूज़ देख रहे होंगे तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि लोग हवाई जहाज़ के बाहर में बैठ बैठ के जहां उनको जगह मिल रही है वहां से भाग रहे। कई लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, फिर भी मतलब जान बचाने के लिए वहां से भाग रहे हैं। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही आतंक का माहौल वहाँ बना हुआ है और पूरी दुनिया एक तरह से वहाँ चुप्पी साध के बैठी हुई है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसमें बताया गया जो अमेरिका का प्रवेश। तो अमेरिका का प्रवेश तो 2001 में न्यूयॉर्क में आतंकी हमले के बाद तालिबान दुनिया की नज़रों में आया। इसी दौरान 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। कब? 7 अक्टूबर 2001 को, जो अमेरिकी सेना ने तालिबान को सत्ता से बेदखल कर दिया था। उसके बाद देखते हैं दिसंबर 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने सहयोग से जो हामिद करजई को अफगानिस्तान का अंतरिम प्रशासनिक प्रमुख बनाया। उसके बाद बात करते हैं वर्ष 2004 में अफगानिस्तान का संविधान अस्तित्व में आया था। तो अगर कभी पूछा तो ध्यान दीजिएगा कब आया था, तो 2004 में आया था। और वहीं संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए अफगानिस्तान ने अक्टूबर 2004 में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन किया था, अक्टूबर 2004 में संविधान बनने के बाद। और वर्ष 2009 की अगर हम लोग बात करें तो बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद अफगानिस्तान में शांति बहाली की प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करने के लिए अधिक संख्या में अमेरिकी सैनिकों को तैनात किया गया था बराक ओबामा के टाइम में। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं 2011 की, तो वहाँ पाकिस्तान के एबटाबाद में 9/11 हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सेनाओं द्वारा मार गिराया गया था, जिसे पाकिस्तान में गुप्त तरीके से रह रहे लादेन को डायरेक्ट रातों रात उठा लिया गया था वहां से। तो वही बताया गया है 2011 में। फिर जून 2011 में राष्ट्रपति ओबामा ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को सीमित संख्या में वापसी का रोडमैप प्रस्तुत किया, मतलब सीमित संख्या में 2011 में। फिर उस जनवरी 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद अफगान नीति के संदर्भ में प्रमुख फोकस अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी पर रहा, जिसे अब मूर्त रूप दिया जा रहा है। वो भी ऐसा मूर्त रूप दिया जा रहा है जो कि एकदम आतंक का माहौल वहाँ बना दिया गया। और भारत की चिंताएं की बात कर लें, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम है तो अगर हम लोग उसमें लिखने का आता है तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग को भारत से रिलेटेड पॉइंट लिखना पड़ेगा कि आखिर यहाँ क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखते हैं भारत की जो चिंताएं हैं। तो भू राजनीतिक रूप से अहम अफगानिस्तान में जो तालिबान के प्रसार से वहाँ की नवनिर्वाचित सरकार को खतरा होगा और भारत की कई विकास परियोजनाएं प्रभावित होंगे। इसके अतिरिक्त पश्चिम एशिया में अपनी पैठ बनाने में लगी भारत सरकार का बड़ा नुकसान होने वाला है। इसके साथ ही भारत पहले से ही अफगानिस्तान में अरबों डॉलर की लागत से कई बड़ी परियोजनाओं को पूरा कर चुका है। इनमें से कुछ पर अभी भी काम
चल रहा था वो सब एक तरीके से ठप पड़ जाएंगे। और भारत 116 सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर काम कर रहा है जिन्हें अफगानिस्तान के 31 प्रांतों में क्रियान्वित किया जाएगा। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, पेयजल या फिर नवीनीकरण ऊर्जा की बात करें, खेल अवसंरचना और प्रशासनिक अवसंरचना के क्षेत्र भी शामिल हैं जिसमें कार्य किया जा रहा था भारत की तरफ से। भारत ने अब तक अफगानिस्तान को करीब 3 अरब डॉलर की मदद दी थी, बहुत ज़्यादा रकम है, जिससे वहाँ संसद भवन, सड़कें, बांध आदि का निर्माण हुआ था। अतः इन सभी परियोजनाओं पर गंभीर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तो एक तरीके से बहुत ही नुकसान होने वाला है ये तालिबानी सरकार के बनने के बाद। उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन है तालिबान। तो तालिबान जो है वो पश्तो भाषा, ध्यान दीजिएगा, पश्तो भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है छात्र। एक तरीके से छात्र अर्थ होता है पश्तो भाषा में। तालिबान का उदय जो है 1990 के दशक में उत्तरी पाकिस्तान में हुआ था, जब सोवियत सेना अफगानिस्तान से वापस जा चुका था। और 1980 के दशक के अंत में सोवियत संघ के अफगानिस्तान से जाने के बाद वहाँ कई गुटों में आपसी संघर्ष शुरू हो गए थे और जो मुजाहिदीनों से भी लोग परेशान थे। ऐसे हालात में जब तालिबान का उदय हुआ था तो अफगानिस्तान के लोगों ने उसका स्वागत किया था, लेकिन अफगानिस्तान के परिदृश्य पर पश्तूनों की अगुवाई में उभरता तालिबान 1994 में सामने आया। इससे पहले तालिबान जो था वो धार्मिक आयोजनों या मदरसों तक सीमित था, जिसे ज़्यादातर पैसे सऊदी अरब से मिलता था। धीरे धीरे तालिबान ने अफगानिस्तान में अपना दबदबा बढ़ाना शुरू कर दिया और बुरहानुद्दीन रब्बानी सरकार को सत्ता से हटाकर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। 1998 तक की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 90% जो अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण हो गया था। लेकिन 9/11 का हमला तो सब जान रहे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हमला हुआ था, उसके बाद क्या हुआ कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की कार्रवाई से तालिबान का लगभग सफाया हो गया था और वहाँ की सत्ता उदारपंथियों के हाथों में आ गई थी। तो ये सब चीज़ें हैं तालिबान और अफ़गानिस्तान से जुड़ी हुई। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी डालूंगा जिसमें विस्तार से हम लोग देखेंगे कि आखिर तालिबानियों का उदय क्यों हुआ, संयुक्त सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके बाद क्या स्थिति ऐसी बनी जो इन लोग सामने आए। तो ये सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे और फिर अमेरिका इन लोग पे हावी क्यों हुआ, फिर अब छोड़ के क्यों इन लोग को गया, मतलब अफगानिस्तान को उन्हीं के हालत में छोड़ के तालिबानियों के हाथ में एक तरीके से बोला जाए तो दे देना, तो ऐसा दे के क्यों गया, ये सबको के लिए मैं एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा जिसमें हम लोग उसके इतिहास को पूरा देखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ चलते हैं व्यक्तित्व। तो जो पर्वतारोही चित्रसेन है उनकी बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के युवा चित्रसेन साहू ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर पहुंचकर देश की आन शान और बान तिरंगा लहराया। चित्रसेन ने 23 अगस्त को सुबह 10:54 के समय के मुताबिक, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मास्को के समय के मुताबिक, और अगर भारतीय देखा जाए तो 1:24 पे तिरंगा लहराया था। इसके साथ ही उन्होंने 3 महाद्वीपों के उच्च शिखर पर पहुंचने का गौरव हासिल किया है। जानकारी के मुताबिक रूस में स्थित माउंट एल्ब्रूस पर्वत, जिसकी ऊंचाई 5,642 मीटर है, 18,510 फीट। चित्रसेन इस पर्वत को फतह करने वाले देश के प्रथम डबल एम्प्यूटी पर्वतारोही, मतलब दोनों पैर कृत्रिम। उन्होंने पर्वत से मिशन इंक्लूसन और प्लास्टिक फ्री का संदेश दिया। मतलब कि ये आप देख सकते हैं उनके पैरों को, ये आर्टिफिशियल पैर हैं, उसी के माध्यम से वो ऊपर चढ़ाई किए हैं, मतलब एक बहुत ही गर्व की बात है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं नियुक्ति। तो नियुक्ति में हम लोग देख लेते हैं कि जो सालू जिंदल हैं उनको क्या किया गया है कि ओपी जिंदल विश्वविद्यालय रायगढ़ के कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। तो राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने श्रीमती सालू जिंदल को ओपी जिंदल विश्वविद्यालय रायगढ़ का कुलाधिपति नियुक्ति का अनुमोदन किया है। यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय
स्थापना एवं संचालन अधिनियम 2005 की धारा 16A के तहत की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, सालू जिंदल को कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। उसके बाद सम्मान और पुरस्कार का देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था UNCCD द्वारा वन मंत्री अकबर हुए सम्मानित। तो छत्तीसगढ़ में औषधीय पौधों के संरक्षण, संवर्धन और विकास की दिशा में हो रहे कार्यों की सराहना अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन जिसे कहा जाता है UNCCD द्वारा की गई। उक्त संस्था UNCCD द्वारा इसके तहत वन एवं जलवायु परिवर्तन जो मंत्री जो हैं मोहम्मद अकबर, उन्हें सम्मानित किया गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं निधन। तो राजकीय पशु वन भैंसा खुशी की मृत्यु। छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसा का संवर्धन में जोर का झटका लगा है। प्रदेश की इकलौती मादा वन भैंसा खुशी की गुरुवार तड़के मौत हो गई है। उसे गरियाबंद के जो उद्यानिकी अभ्यारण्य में रखा गया था। टाइगर प्रोजेक्ट के तहत ध्यान दीजिएगा, उद्यानिकी अभ्यारण्य कहाँ है? गरियाबंद में है। कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो टाइगर प्रोजेक्ट के तहत वन विभाग उसके प्रजनन के प्रयास में लगा था। बताया जा रहा है कि खुशी को 2 दिन से बुखार था। डॉक्टरों की टीम लगातार उनके उपचार में लगी थी, लेकिन बचाया नहीं जा सका। सूचना मिलने पर अफसर मौके पर पहुंच गए। दरअसल प्रदेश में राजकीय पशु की संख्या बढ़ाने के लिए वन विभाग लगातार कई सालों से प्रयास कर रहा था। इसके लिए वैज्ञानिक पद्धति से खुशी के जरिए ब्रीडिंग की जा रही थी, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी। इससे पहले ही तड़के करीब 4 बजे मादा वन भैंसा खुशी की मौत हो गई। वन विभाग के पास अंतिम मादा वन भैंसा खुशी ही एक उम्मीद की किरण बची थी। मौत की पुष्टि अभ्यारण्य के जो उप निदेशक आयुष जैन हैं उनके द्वारा की गई। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये जो राजकीय पशु वन भैंसा, तो इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है उद्यानिकी अभ्यारण्य या कहाँ रखा गया था, ये सब चीज़ें। तो ध्यान दीजिएगा कि गरियाबंद के उद्यानिकी अभ्यारण्य में रखा गया था खुशी वन भैंसा को। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं कि आशा की इकलौती बची बेटी थी खुशी, क्लोन नहीं हुआ सक्सेस। तो मतलब खुशी की माँ का नाम क्या था? आशा था। वह 5वीं संतान थी। उसके जरिए पशु वैज्ञानिक प्रदेश में वन भैंसों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयासरत थे। कुछ साल पहले करनाल के वैज्ञानिकों ने आशा का एक क्लोन भी तैयार किया था, जिसे आशा द्वीप नाम दिया गया था। इसे जंगल सफारी में रखा गया है। वह करीब 4 साल की हो चुकी है, लेकिन नस्ल में मुर्रा भैंसा लगने लगी है। वैज्ञानिकों ने उसका DNA भी टेस्ट नहीं किया। अब इस मामले में शिकायत भी की गई है। मतलब वो एक तरीके से वहाँ मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है उस तरह के वो दिख रही है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें उठ रही है। राज्य में 35 वन भैंस होने का अनुमान, पर गिनती सिर्फ 13 की। तो वन विभाग के अनुमान के मुताबिक प्रदेश में वन भैंसों की संख्या 25 से 35 हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि जिनकी गणना संभव हो पाई है उनमें सिर्फ 13 की संख्या ही पता चल सका है। लेकिन 10 वन भैंस सीता नदी उद्यानिकी टाइगर रिजर्व में थे। अब एक की मौत हो गई है, जबकि असम से लाए गए 2 वन भैंसों को बारनवापारा में रखा गया है और क्लोन वन भैंसों को जंगल सफारी में जगह दी गई है। हालांकि नर भैंसों को छोड़कर अब कोई भी मूल नस्ल की मादा नहीं बची है। इसीलिए कहा जा रहा था कि जो वन भैंसा खुशी है उसकी मृत्यु से बहुत बड़ा एक तरीके से आघात पहुंचा है। बात करें साल 2001 में घोषित किया गया था राजकीय पशु। प्रदेश में लगातार कम होती वन भैंसों की संख्या को देखते हुए साल 2001 में इसे राजकीय पशु घोषित किया गया था।
उस समय प्रदेश में वन भैंसों की संख्या करीब 80 थी, लेकिन घटते घटते सिमटती चली गई और 20वीं सदी के शुरुआत में वन भैंसों की प्रजाति अमरकंटक से लेकर बस्तर तक में बहुत अधिक संख्या पाई जाती थी, जो अब धीरे धीरे घटती चली गई, ऐसा बताया गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं लघु वनोपज खरीदी प्रसंस्करण और विपणन के लिए मिले 10 पुरस्कार छत्तीसगढ़ को। तो लघु वनोपज संग्रहण के क्षेत्र में मॉडल स्टेट के रूप में उभर कर छत्तीसगढ़ को भारत सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों में 10 पुरस्कारों से नवाजा गया है। प्रदेश को 6 श्रेणियों में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 6 श्रेणियों में राज्य में निर्मित महुआ सैनिटाइजर और इमली चस्का को 9 उत्पाद और नवाचार श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। किसको? महुआ सैनिटाइजर और इमली चस्का को 9 उत्पाद और नवाचार की श्रेणी में। और प्रदेश के 12 वन धन केंद्रों को 15 राज्य स्तरीय पुरस्कार भी मिले हैं। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने वर्चुअल कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय जनजाति जो सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जिसको कहा जाता है ट्राइफेड, द्वारा 3 श्रेणी न्यूनतम समर्थन मूल्य, ध्यान दीजिएगा ये जो 3 श्रेणियां हैं, पहला न्यूनतम समर्थन मूल्य, दूसरा वन धन तथा तीसरा विक्रय एवं विपणन के अंतर्गत राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। देश भर में स्थित ट्राइफेड के 140 केंद्रों में बस्तर कैस्यू ब्रांड से वहां के काजू की बिक्री हो रही है। किस नाम से? बस्तर कैस्यू। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रथम पुरस्कार मिला। तो प्रथम पुरस्कार मिला है एक वन धन पुरस्कार 2020-21 के तहत छत्तीसगढ़ को लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत सर्वाधिक नए वनोपज 52, ध्यान दीजिएगा जो वनोपज हैं वो 52 का न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना शामिल करने। तो इसमें पहला देखते हैं कि भारत शासन की राशि में से सर्वाधिक मूल्य 180.51 करोड़ रुपए का लघु वनोपज खरीदने। दूसरे, केंद्र एवं राज्य शासन की राशि से सर्वाधिक मूल्य 1173 करोड़ रुपए के लघु वनोपज की खरीदी। वर्ष 2020-21 में तक उपलब्ध कराई गई राशि 127.09 करोड़ रुपए का अधिकतम उपयोगिता। उसके बाद वन धन योजना के तहत मूल्य संवर्धन के लिए अधिकतम उत्पाद 121 के निर्माण। मूल्य संवर्धन कर उत्पादों की अधिकतम बिक्री 4.24 करोड़ रुपए। ये सब चीज़ों के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया है। तो छत्तीसगढ़ को 6 श्रेणियों में देश भर में प्रथम पुरस्कार मिला है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं घर अंगना जड़ी बूटी बगिया योजना। क्या योजना है? तो घर अंगना जड़ी बूटी बगिया योजना प्रति वर्ष औषधीय पौधों का निःशुल्क वितरण कर छत्तीसगढ़ राज्य की लोक स्वास्थ्य परंपरा संवर्धन अभियान एवं घर अंगना जड़ी बूटी बगिया योजना के तहत जन जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। प्रदेश के पारंपरिक वैद्यों के द्वारा मौसमी बीमारियों के अलावा असाध्य रोगों में जीवनी दायनी औषधियों में, जिसमें ब्राह्मणी, अश्वगंधा, सतावर, तुलसी, कालमेघ, गिलोय, अरुषा, ये सब जितने दिए गए हैं ये जो है बहुउपयोगी वनो औषधि का वितरण किया जा रहा है। और एक तरीके से आप लोग देखेंगे तो अब वैद्य हॉस्पिटल भी खुल चुका है रायपुर में। वो तो पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, तो आप लोग जो नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ आगे चलते हैं तो देखते हैं विश्व आदिवासी दिवस पर बने 2 नए कीर्तिमान। क्या कीर्तिमान बने? तो विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 2 नए कीर्तिमान स्थापित हुए। देश में पहली बार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय और टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के गांव को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्रों के वितरण की शुरुआत हुई है। किसको किसको हुई है? तो जो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो आदिवासी समुदाय हैं और दूसरा जो टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के गांव में जो रहते हैं उन्हें सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र वितरित करने की शुरुआत हुई है। कुल मिलाकर
कोर क्षेत्रों के 5 गांवों की ग्राम सभाओं को 14,000 एकड़ जंगल पर आज सामुदायिक वन संसाधन का अधिकार दिया गया। पहली बार प्रदेश के शहरों में रहने वाले जो आदिवासी समुदाय को वहां के जंगलों पर अधिकार देने की शुरुआत धमतरी जिले के नगर पंचायत नगरी से की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। मैं यहाँ स्टार लगा देता हूँ कि अगर ये पूछा गया कि पहली बार कहाँ से शुरुआत किया गया, तो धमतरी जिले के जो नगर पंचायत है जिसका नाम है नगरी, वहाँ से किया गया है। यह नगर पंचायत 3 गांवों को मिलकर बनी थी, चुरियारा, तुम्बहरा और नगरी, जहां इन तीनों को आज कुल 10,200 एकड़ जंगल पर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के कुल 700 गांवों को सामुदायिक वन संसाधन का अधिकार सौंपा गया है। ये सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। तो 2 क्षेत्रों में, तो कौन कौन से, तो एक शहरी क्षेत्र के जो आदिवासी समुदाय हैं उनके लिए, और दूसरा जो टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के जो गांव हैं उनके लिए। उसके बाद यहाँ हम लोग आगे चलते हैं तो देखते हैं URM ने 2518 टन रेल पात का किया उत्पादन। तो BSP के आधुनिक यूनिवर्सल रेल मिल, जिसे कहा जाता है URM, ने विश्व की अत्याधुनिक रेलपात R260 ग्रेड के रेलपात के दैनिक उत्पादन का रिकॉर्ड बनाने में सफलता हासिल की है। कौन सा रेलपात, तो R260 ग्रेड, R260 ग्रेड, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसके बाद यहाँ देखते हैं तो URM ने 24 अगस्त को 2518 टन प्राइम 60E1 प्रोफाइल के साथ R260 ग्रेड की रेल रोलिंग किया। इसके पूर्व दैनिक उत्पादन का रिकॉर्ड 9 अगस्त का है। उस दिन 2510 टन रेलपात का रोलिंग की गई। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 3 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। तो कहाँ कहाँ के हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 2021 में छत्तीसगढ़ पुलिस के बेमेतरा में पदस्थ जो उप पुलिस अधीक्षक राजीव शर्मा हैं, ये राजीव शर्मा के साथ राजनांदगांव में पदस्थ उप निरीक्षक इंदिरा वैष्णव और बस्तर में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक इंदु शर्मा। तो कहाँ कहाँ, तो बेमेतरा के जो उप पुलिस अधीक्षक हैं राजीव शर्मा, उनको, दूसरा राजनांदगांव के जो पदस्थ उप निरीक्षक इंदिरा वैष्णव को, और तीसरा किसे मिला है, तो बस्तर में पदस्थ जो सहायक उप निरीक्षक हैं इंदु शर्मा, उनको अलग अलग मामले में बेहतर कार्य करने के लिए पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हर साल उत्कृष्ट विवेचना करने पुलिस अधिकारियों को मेडल देकर सम्मानित किया जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ देख लेते हैं खेल में बताया गया है कि जो SSV और प्रबमन को मिला खिताब। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो शतरंज संघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय ऑनलाइन विलो 1700 शतरंज स्पर्धा में परिणाम इस प्रकार हैं। ओपन कैटेगरी अगर की बात करें हम लोग, तो इसमें प्रथम में पहले नंबर पे है प्रबमन सिंह मल्होत्रा कोरबा। उसके बाद सेकेंड जो है वो गौतम केसरी अंबिकापुर के। उसके बाद तीसरे हैं निश्चय तिवारी कोरबा के, मतलब 2 कोरबा के हैं, और गौतम केसरी अंबिकापुर के, जो कि 4-4 अंकों के साथ हैं ओपन कैटेगरी में। उसके बाद अगर वुमेन कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें अगर पहले नंबर पे है SSV उपाध्याय रायपुर की 3 अंक, सौम्या अग्रवाल रायपुर 2 अंक, उसके बाद जसमन कौर कोरबा 2 अंक। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद यहाँ देखते हैं हम लोग तो वुमेन कैटेगरी में 2 रायपुर के और 1 कोरबा के, और ओपन जो कैटेगरी है उसमें 2 कोरबा 1 अंबिकापुर। उसके बाद यहाँ देखते हैं शतरंज खिलाड़ी जो रणवीर सिंह भट्टी को मिला कैंडिडेट मास्टर का टाइटल। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी रणवीर सिंह भट्टी को शतरंज की सर्वोच्च संस्था विश्व शतरंज महासंघ ने कैंडिडेट मास्टर के इंटरनेशनल टाइटल से नवाजा है। उसके बाद यहाँ देखते हैं तो छत्तीसगढ़ पुलिस के 21 जवानों को वीरता पदक मिला है। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग, तो छत्तीसगढ़ के जो नक्सल प्रभावित बीजापुर जिला है उसके जो SP कोमल लोचन कश्यप, उन्हें वीरता पदक से नवाजा गया है।
कश्यप लंबे अरसे से लगातार नक्सल मोर्चे पर डटे हुए हैं। कश्यप के साथ ही राज्य पुलिस के 20 अन्य अफसरों और जवानों को भी वीरता पदक के लिए चुना गया है। छत्तीसगढ़ के कुल 32 पुलिस वालों को पदक के लिए चुना गया है। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पदकों की घोषणा की है। इसमें पुलिस मुख्यालय में पदस्थ AIG उदय भान सिंह चौहान को एलो रेटिंग 2200 से ऊपर है। उन्हें यह टाइटल प्रदान किया जाता है। मूलतः वह राजनांदगांव के रहने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कौन? तो AIG उदय भान सिंह चौहान। तो इसी तरीके से ये जो छत्तीसगढ़ विकास परक का पहला पार्ट ख़त्म होता है। वीडियो बहुत लंबा हो जाने के कारण बाकी चीज़ें सेकेंड पार्ट में लाई जाएगी। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और साथ में जो भी इस चैनल में नया है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।